हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने भी और बीपीएससी 2023 का फॉर्म भरा हुआ है तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम और बीपीएससी 2023 जिसका एग्जाम डेट 12 फरवरी 2023 को निर्धारित है, उसके लिए आज हम एलुटेरिया का मॉडल प्रैक्टिस सेट के दूसरे सेट को डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमने इसके पहले सेट को पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो के ख़त्म होते ही जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और जाकर उसको भी देख लीजिए। ये प्रैक्टिस सेट बिल्कुल नए पैटर्न पर अपडेटेड करंट अफेयर्स के साथ जनवरी 2023 में प्रकाशित हुआ है, इसीलिए यह आपके एग्ज़ाम के लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कभी नई वीडियो अपलोड किया जाए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है। तो इसमें निजी प्रेषण, बाह्य ऋणों पर ब्याज की प्राप्ति, बाह्य अनुदान, इन सभी को तो शामिल किया जाता है, लेकिन विदेशी निवेशियों की आय को शामिल नहीं किया जाता है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट माना जा सकता है। तो ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र, कैश मैनेजमेंट बिल, म्यूचुअल फंड तथा वाणिज्यिक बिल, इन सभी को मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट माना जा सकता है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4 और 5। अगला क्वेश्चन है कि बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री खरीद को क्या कहा जाता है। तो इसको ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की खरीद बिक्री को ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्राय चर्चा में रहने वाले शब्द नॉमिनल जीडीपी के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है। तो नॉमिनल जीडीपी की गणना वर्तमान मूल्यों के आधार पर की जाती है, तो ये तो बिल्कुल सही है। अगला है, नॉमिनल जीडीपी की गणना आधार वर्ष के मूल्य के आधार पर की जाती है, ये बिल्कुल गलत है। अगला है, नॉमिनल जीडीपी के आंकड़े रियल जीडीपी की तुलना में सटीक आंकड़े दर्शाते हैं, ये भी गलत है। तो इसका आंसर होगा 2 और 3 गलत है। तो 2 और 3 गलत है, तो इसमें है केवल 2 और 3 गलत है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अगर किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया हो तो उसे किस संस्था से मदद लेनी पड़ेगी। तो किसी भी देश का भुगतान संतुलन अगर विपरीत हो जाए तो वह आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मदद लेगी देश। ठीक है। तो क्योंकि आईएमएफ जो है किसी भी देश के भुगतान संतुलन को विपरीत हो जाने पर उसकी मदद के लिए आईएमएफ का गठन किया गया है। ठीक है। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये तो जारी की जाती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये भी जारी की जाती है, और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस ये भी विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। लेकिन ग्लोबल जेंडर गैप जो है यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा डब्ल्यू ई एफ के द्वारा जारी की जाती है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, ट्राइसेम कार्यक्रम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ट्राइसेम तो ग्रामीण युवाओं के रोजगार देने से संबंधित, ट्राइसेम कार्यक्रम ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने से संबंधित है और इसकी शुरुआत 1979 से हुई है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत में नगद आरक्षित अनुपात CRR तथा सांविधिक तरलता अनुपात SLR वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्वयं निर्धारित किए जाते हैं। नहीं, यह RBI द्वारा निर्धारित किया जाता है, इसलिए यह गलत है। दूसरा है कि जब नगद आरक्षित अनुपात CRR को बढ़ाया जाता है तब यह आवश्यक नहीं कि वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन क्षमता कमी हो, तो ये भी गलत है। क्योंकि जब CRR को बढ़ाया जाता है तो वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन क्षमता कम होती है। ठीक है। इसका आंसर होगा, दोनों गलत है, कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा सही है। तो सही कोई नहीं है, तो इसका होगा आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 और न ही 2। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो मसाला बॉन्ड्स भारतीय संस्थाओं द्वारा विदेशी बाजारों में जारी किए गए रुपए की देनदारियां है, तो ये तो सही है। पाडा बॉन्ड गैर चीनी जारीकर्ता द्वारा जारी चीनी रैनमिनमी बॉन्ड है जिसे चीन में बेचा जाता है, तो ये भी सही है। तो इसका होगा 1 और 2, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा 1 और 2 दोनों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारकों में से किसने भारत को विनिर्माण केंद्र बनाने से रोका है। तो किसने रोका है। तो MSME के लिए अनुकूल शर्त है, इसने तो नहीं रोका, तो इसका ये नहीं होगा, बाकी सब होगा। चीनी अर्थात चाइनीज आयात के कारण भारत में विऔद्योगिकरण, सेवा क्षेत्र पर जोर तथा व्यापार करने में आसानी का अभाव, तो ये होगा 2, 3 और 4, 2, 3 और
4 किस पे है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए में 2, 3 और 4, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी बेरोजगारी तकनीक में परिवर्तन के कारण होती है, तो तकनीक में परिवर्तन के कारण संरचनात्मक बेरोजगारी होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के आहार नाल का कौन सा भाग, मनुष्य का आहार नाल का कौन सा प्रमुख भाग नहीं है, तो मुख, गुहा, आमाशय और आंत, मुख, गुहा, आमाशय, आंत और ग्रसनी मनुष्य का आहार नल का प्रमुख भाग होता है, जबकि यकृत आहार नल का प्रमुख भाग नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यकृत। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मेटाबॉलिक दर नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा, तो यह थायराइड के द्वारा, मेटाबॉलिक दर थायराइड के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, इसका होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सेक्रेटिन हार्मोन स्रावित होता है, सेक्रेटिन हार्मोन तो ग्रहणी द्वारा स्रावित होता है, ग्रहणी छोटी आंत को कहा जाता है फ्रेंड्स, और सेक्रेटिन हार्मोन जो है एक पाचक हार्मोन है, सेक्रेटिन हार्मोन एक पाचक हार्मोन है और यह छोटी आंत के ऊपरी भाग की दीवारों से स्रावित होता है, यह गैस्ट्रिक एसिड के स्राव और पीएच स्तर को नियंत्रित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है, तो वह सेरिब्रम में, मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता सेरिब्रम में होती है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है, कौन एक यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है, जीवाणु यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है, यह प्रोकैरियोटिक जीव का उदाहरण है। यूकैरियोटिक जीवों की संरचना जटिल होती है, ठीक है, एवं उसमें केंद्र तथा विशेषकृत उपांग उपस्थित रहते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक ईस्ट, मानव, पादप, कवक आदि, ईस्ट, मानव, पादप और कवक आदि आदि के होते हैं तथा प्रोकैरियोटिक जीवाणु नीलहरित, शैवाल आदि के होते हैं। ठीक है, अगला है तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि शरीर का समन्वय प्रणाली है, शरीर का समन्वय प्रणाली है तो तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र, तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र शरीर का समन्वय है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन पदार्थों के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है, किन पदार्थों के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है, तो मैग्नीशियम, जल में अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स एवं कार्बोनेट लवणों के कारण होती है, जिसे उबाल कर दूर किया जा सकता है। जबकि बात करें अस्थायी कठोरता की, तो जल में अस्थायी कठोरता उसमें मौजूद कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कॉपर, फेरस, एल्युमिनियम इत्यादि आयनों के सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट और नाइट्रेट, सिलिकेट तथा फ्लोराइड लवणों की उपस्थिति से है, जिसे उबाल कर दूर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा एक और दो किसमें है, ऑप्शन नंबर डी, एक और 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 में दिए गए ईंधनों के नाम का मिलान सूची 2 में उनके प्रमुख रासायनिक गुणों से कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनिए। तो वाटर गैस जो है, वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन पाया जाता है। नेचुरल गैस में मीथेन और इथेन पाया जाता है और सीएनजी में मीथेन पाया जाता है और वहीं एलपीजी में ब्यूटेन पाया जाता है, अर्थात 4। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 4, 3, 1, 2, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, तो मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में 65% तक ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, 65% ऑक्सीजन पाया जाता है और कार्बन 18% पाया जाता है, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3% पाया जाता है, कैल्शियम 1.4% पाया जाता है, कैल्शियम जो है 1.4% पाया जाता है और वहीं फास्फोरस जो है 1.1% पाया जाता है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन 65%। अगला क्वेश्चन है तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है, तो तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक होता है मीटर और द्रव्यमान का होता है किलोग्राम और आवृत्ति का हर्ट्ज होता है और समय का सेकेंड होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मीटर। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक होता है मीटर। अगला क्वेश्चन है तेज धावकों की मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके संचयन से ऐंठन आ जाती है, तो लैक्टिक अम्ल के संचयन से ऐंठन आ जाती है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल मुख्यतः मांसपेशियों और लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने पर लैक्टिक अम्ल बनता है। लैक्टिक अम्ल एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसका अणु सूत्र C3H6O3 है, C3H6O3 है। ठीक है, इसका सूत्र है। मांसपेशियों में इसी अम्ल के एकत्रित हो जाने के कारण ही थकावट पैदा होती है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर होगा लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए।
तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? तो वह गॉल्गी से। तो गॉल्गी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में आसानी से प्राप्त न किया जा सके, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें नया पदार्थ बनता है। इसमें भौतिक व रासायनिक परिवर्तन दोनों होता है, जैसे दूध से दही बनना, शरीर में भोजन का पचना एवं लोहे में जंग लगना आदि रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। जबकि जल का वाष्प में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है और यह भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। इसलिए इसका आंसर होगा जल का वाष्प में परिवर्तन, क्योंकि जल का वाष्प में परिवर्तन जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या है? तो उस पर किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि कोई भी वस्तु अगर यहाँ से शुरू होती है और वृत्ताकार पथ पर घूमती है तो वह अपने पुनः एक चक्कर लगाने के बाद उसका विस्थापन शून्य हो जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा चक्कर लगाएगी तो उसका विस्थापन शून्य हो जाएगा, इसलिए उसका कार्य जो हो शून्य होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जब, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब लघु पथ की दशा घटित होती है तो परिपथ में धारा पर्याप्त रूप में बढ़ती है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिनिधि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 117 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, व्यंजक चूर्ण और DDT के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, दोनों अकार्बनिक यौगिक है, नहीं ये गलत है। दोनों कार्बनिक यौगिक है, ये भी गलत है। दोनों में क्लोरीन यौगिक है, हाँ ये तो सही है, दोनों में क्लोरीन। दोनों में कैल्शियम यौगिक है, नहीं ये भी गलत है। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों में क्लोरीन यौगिक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गुण ध्वनि तरंग में विद्यमान नहीं है? ध्वनि तरंग में कौन सा गुण विद्यमान नहीं है? तो इसका आंसर होगा ध्रुवण, क्योंकि ध्रुवण जो है प्रकाश तरंग में होता है, ध्वनि तरंग में नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, उपास्थि निम्नलिखित में से किस में नहीं पाया जाता है? उपास्थि किस में नहीं पाया जाता है? मूत्राशय में उपास्थि नहीं पाया जाता है। मूत्राशय में उपास्थि नहीं पाया जाता है क्योंकि नासिका, नाक, कंठ और कान इन सब में पाया जाता है, जबकि मूत्राशय में उपास्थि नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी कोई इकाई नहीं है? तो सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है और दाब की इकाई है पास्कल तथा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और घनत्व की इकाई होती है केजी प्रति मीटर स्क्वायर, और विस्थापन की इकाई होती है मीटर, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सापेक्षिकता का कोई इकाई नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, और थायमिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है और एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C का रासायनिक नाम है, रेटिनॉल विटामिन A का रासायनिक नाम है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइबोफ्लेविन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क है? तो सीडेराइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट ये सभी लौह अयस्क है, और डोलोमाइट, एप्सम लोअर, डोलोमाइट तथा एप्सम नमक ये सभी मैग्नीशियम का अयस्क है, और गैलेना जो है गैलेना PB यानी कि सीसा का अयस्क है, गैलेना सीसा का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है, केलामाइन किसका अयस्क है? केलामाइन जो है यह जस्ता का अयस्क है, केलामाइन जस्ता का अयस्क है, और टीन जो है इसका कैसिटेराइट टीन का अयस्क है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है, तो तांबा रक्त में नहीं पाया जाता है, जबकि लोहा, मैग्नीशियम और क्रोमियम ये सभी रक्त में पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पौधों के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है? जो आमतौर पर पौधों के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है? तो वह रूपांतरित तना का उदाहरण है, हल्दी, आलू ये सभी तना का उदाहरण है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है? तो आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा के द्वारा, आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निषेध तत्व एक दूसरे के पूरक है? तो 1980 के मिनर्वा मिल्स वाद में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देश में सबसे पहले किस राज्य के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया गया था? तो केरल के विधानसभा चुनाव में 1982 में ईवीएम का प्रयोग किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो संसद अनुच्छेद 250 के तहत राज्य सूची पर विषय में कानून बना सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अंतरिम सरकार 1946 में शामिल नहीं था? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तथा डॉक्टर BR अम्बेडकर 1946 में अंतरिम सरकार में शामिल नहीं थे, इसलिए इसका आंसर होगा उपयोग में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्न में से किन पदों का नहीं है, मतलब उल्लेख नहीं है? भारतीय संविधान निम्न में से किन पदों का उल्लेख नहीं है? तो भारतीय संविधान में कैबिनेट का उल्लेख कैबिनेट शब्द का उल्लेख है। ये कैबिनेट का उल्लेख आर्टिकल 352 में है। 352 में है। इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया था। और वहीं लाभ के पद का उल्लेख भी है। लाभ के पद का उल्लेख यह है 102(1)A में एवं 91(1)A में है। ठीक है। और फेडरल का तथा बजट का उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान में फेडरल और बजट का उल्लेख नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा उपयोग में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है? समवर्ती सूची में कौन नहीं है? तो सार्वजनिक व्यवस्था समवर्ती सूची का विषय नहीं है, यह राज्य सूची का विषय है। जबकि आपराधिक प्रक्रिया, बिजली और पुरातात्विक स्थल जो है यह समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उपबंध संविधान के किस भाग में किया गया है? तो यह भाग 12 में किया गया है और इसका विस्तार है आर्टिकल 268 से 293 तक। आर्टिकल 268 से 293 तक, इसलिए इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है, क्योंकि इसका चयन लोकसभा के सदस्यों द्वारा विशेष बहुमत से होता है तथा इसका पद से हटाने की प्रक्रिया भी लोकसभा के सहमत से ही बहुमत द्वारा होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जबकि केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल और महान न्यायवादी, ये सभी केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? तो वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? तो इसका आंसर होगा कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इस संसद की अस्थायी समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो संसद की अस्थायी समिति में टोटल 31 सदस्य होते हैं, जिसमें 21 लोकसभा के तथा 10 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। 10 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सीटों की संख्या है 294 है। पश्चिम बंगाल में सीटों की संख्या है 294 और बिहार में है 243, तमिलनाडु में है 234 और मध्य प्रदेश में 230। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 294। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन के संदर्भ में वीवीपैट का सही पूरा शब्द क्या है? सही पूरा शब्द रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वीवीपैट का फुल फॉर्म पूछा है। तो वीवीपैट का फुल फॉर्म होगा फ्रेंड्स वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 1919 में दरभंगा महाराज के विरुद्ध किसानों को किसने संगठित किया था? तो दरभंगा महाराज के विरुद्ध स्वामी विद्यानंद ने 1919 में किसानों को संगठित किया था। तब जाकर दरभंगा महाराज द्वारा कुछ उनको सुविधाएं देने के बाद उनका आंदोलन समाप्त हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था और चाणक्य वहाँ के शिष्य थे। और 405 ईस्वी में फाहियान, चीनी यात्री फाहियान वहाँ पर आया था। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किसके सुझाव पर बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ था?
तो किसके सुझाव पर बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ था? तो फ्रेंड्स जॉन शोर के सुझाव पर। 1983 में बिहार में अकाल पड़ा था। उस अकाल के टाइम पर जॉन शोर ने बिहार में अनागार के लिए गोलघर का निर्माण का सुझाव दिया था। तो 1984 में बिहार के पटना में जॉन शोर के सुझाव पर गोलघर का निर्माण हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की? पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की? तो भूपेंद्र नाथ दत्त ने। भूपेंद्र नाथ दत्त, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिहार की कौन सी नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है? तो सोन नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाटक बिहार में प्रचलित नहीं है? कौन सा लोक नाटक है जो इसमें बिहार में प्रचलित नहीं है? तो जट, जाटिन, डोमकच और समाज चकेवा, विदेशिया, ये सभी बिहार में प्रचलित है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि सभी तो प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है बिहार में सिंचाई के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? तो बिहार में सिंचाई के लिए नलकूप का प्रयोग सर्वाधिक होता है, जबकि तालाब और स्लुइस गेट, जिसको हम लोग क्यावारा कहते हैं, और नहर, इस सभी का होता है। ठीक है, सिंचाई के लिए सभी का प्रयोग होता है, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन 58वां, सदाकत आश्रम की स्थापना की थी किसने? तो सदाकत आश्रम की स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान पटना में मौलाना मजहरुल हक ने की थी। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन 1934 में गठित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं थे? तो जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन और आचार्य नरेंद्र देव, ये सभी कांग्रेस 1934 में गठित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित है, जबकि सुभाष चंद्र बोस इनसे संबंधित नहीं है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा? किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा? तो यह बंगाल और दिल्ली के बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ऑटोबायोग्राफिक राइटिंग्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो लाला लाजपत राय के द्वारा। ऑटोबायोग्राफिक राइटिंग्स पुस्तक लिखा गया लाला लाजपत राय। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन बिरसा मुंडा के आदर्श में शामिल नहीं था? तो अहिंसा बिरसा मुंडा के आदर्श में शामिल नहीं था, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अहिंसा। अगला क्वेश्चन है बिहार के राजगीर फरगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? कौन से? इसका आंसर होगा हैदर अली खान। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए किस युद्ध के बाद डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया? तो अंग्रेजों और डचों के मध्य बेदरा का युद्ध होता है 1759 ईस्वी में। उसके बाद डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया, यह युद्ध हुआ था बेदरा का युद्ध, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। यह हुआ था 1759 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ बनाई थी? तो इसका आंसर होगा कुन्नूर में। पुर्तगालियों ने 1505 ईस्वी में कुन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री बनाई थी, और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में 1503 ईस्वी में बनाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, यह पहली फैक्ट्री बनाई थी कोचीन में, तो इसका इस दूसरी की फैक्ट्री पूछ रहा है, इसलिए कुन्नूर इसका राइट आंसर होगा। कुन्नूर में 1505 ईस्वी में बनाई थी। अगला क्वेश्चन है सूरत की संधि किनके मध्य हुई थी? तो यह अंग्रेजों तथा रघुनाथ राव के मध्य। सूरत की संधि अंग्रेजों तथा रघुनाथ राव के बीच 1775 ईस्वी में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, इस संधि के तहत अंग्रेज रघुनाथ राव को पेशवा बनाने के लिए 25,000 सैनिकों की सहायता दी, और बदले में अंग्रेजों को सालसेट बेसिन और आसपास के टापू को रघुनाथ राव ने अंग्रेजों को दिया। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों द्वारा भारतीय रियासतों के प्रति अपनाई गई अधीनस्थ संघ की नीति का काल था? तो यह 1858 से 1935 ईस्वी तक इसका काल था। अंग्रेजों द्वारा भारतीय रियासतों के प्रति अपनाई गई अधीनस्थ संघ की नीति का काल था 1858 से 1935, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफ़ेद हो गई, उपयुक्त कथन निम्न में से किसका है? ठीक है फ्रेंड्स, तो उपयुक्त कथन लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा भारतीय हथकरघा उद्योग के पतन के बाद इसमें कार्यरत बुनकरों की खराब होती दशा के संदर्भ में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कहा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर
कैट, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन है, महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था को निम्न में से किसने प्रारंभ किया था? तो यह हॉल्ट मैकेंजी ने प्रारंभ किया था। ठीक है फ्रेंड्स, हॉल्ट मैकेंजी ने प्रारंभ किया था, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया था? तो ब्रिटिश सरकार ने पील आयोग का गठन किया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ये 1857 के विद्रोह के किस नेता की गिरफ्तारी उनके मित्र के विश्वासघात के कारण संभव हुआ? तो तात्या टोपे के मित्र थे मान सिंह। ठीक है, उन्होंने तात्या टोपे के साथ विश्वासघात कर अंग्रेजों के साथ मिलकर और उनको पकड़वा दिया, जिससे तात्या टोपे को फांसी हो गई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तात्या टोपे। अगला क्वेश्चन है, पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह पागलपंथी विद्रोह 1813 ईस्वी से 1831 ईस्वी तक जमींदारों के विरुद्ध कर्मशाह ने बंगाल में चलाया था। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किस वर्ष किया था? तो 1815 राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का गठन किया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अतिरिक्त इन्होंने 1816 में वेदांत सोसाइटी का गठन किया। 1821 में कोलकाता यूनिटेरियन कमेटी तथा 1828 में ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1815 में राजा राम मोहन ने आत्मीय सभा का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन थे? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं ज्योतिबा फुले। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस गवर्नर जनरल के द्वारा सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू की गई थी? किस गवर्नर जनरल के द्वारा सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू की गई थी? तो वह इसका आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? शिशिर कुमार घोष के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, शिशिर कुमार घोष। अगला क्वेश्चन है, यदि वर्ष में हम एक बार मेंढक की तरह टकराएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, कांग्रेस की कार्यप्रणाली के संदर्भ में उक्त टिप्पणी किसने की थी? कि यदि वर्ष में हम एक बार टकराएं तो मेंढक की तरह टकराएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, कांग्रेस की कार्यप्रणाली के संदर्भ में उक्त टिप्पणी बाल गंगाधर ने की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना कब हुई थी? पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1919 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, 1919 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, किसने क्रिप्स प्रस्तावों को उत्तर दिनांकित चेक कहा था? तो महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को उत्तर दिनांकित चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक कहा था। और क्रिप्स प्रस्ताव 23 मार्च 1942 को भारत में आया था। ठीक है, और उस समय 1942 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी याद कीजिएगा, ये भी पूछ लेता है कभी। अगला क्वेश्चन है कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आए, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, और इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आए थे। और वहीं 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग हो गए थे। ठीक है, तो इसको भी याद कीजिएगा फ्रेंड्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंबिका चरण। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है? तो इसका सही क्रम होगा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनार, कावेरी और वैगई। ठीक है, और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। और महानदी से उत्तर में है स्वर्णरेखा नदी, उसको भी याद कीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बृहत क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक बृहत क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक बृहत क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और यह वन मध्य गंगा मैदान से दक्षिण भारत तक फैली हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्यों को अवरोही क्रम में सजाएं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्यों को अवरोही क्रम में सजाना है। तो इसका ट्रिक है फ्रेंड्स कि राम आप महान है, राम महान है आप। तो राम से होगा दोस्तों राजस्थान, राम से राजस्थान, म से होगा मध्य प्रदेश, महान से होगा महाराष्ट्र, आप से होगा राम महान आप उत्तर प्रदेश, आप से होगा उत्तर प्रदेश। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदा का क्षेत्र किस राज्य में है? तो सर्वाधिक लवणीय मृदा का क्षेत्र गुजरात में है, जबकि सर्वाधिक क्षारीय मृदा का पूछे तो सर्वाधिक क्षारीय मृदा का क्षेत्र उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा गुजरात।
अगला क्वेश्चन है भारतीय मौसम वेधशाला एवं संस्थान कहाँ स्थित है। तो मौसम वेधशाला पूछे तो वो होगा पुणे में, जबकि मौसम विज्ञान केंद्र पूछे तो वह होगा दिल्ली में, तथा सुनामी वार्निंग सेंटर पूछे तो वह होगा हैदराबाद में। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा पुणे में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है। तो सिंगरौली कोयला क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। कोरापुट बॉक्साइट क्षेत्र, ये भी सही है। और डलीराजहरा लौह अयस्क क्षेत्र है, ये भी सही है। चित्रदुर्ग जो है मैग्नीज क्षेत्र, ये भी सही है। तो कह रहा है कि कौन सही नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोता गुजरात में है। ठीक है, कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है। तो यह 68.7 डिग्री देशांतर पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स काराकोरम लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी में से किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। तो काराकोरम लद्दाख और जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। और एवरेस्ट और सिक्किम में जो है कंचनजंगा, ये सभी बृहद हिमालय के अंतर्गत आते हैं। और शिवालिक हिमालय के अंतर्गत दून घाटियाँ आती हैं। और पीर पंजाल और एक होता है धौलाधर और पीर पंजाल, ये सभी मध्य हिमालय के अंतर्गत आती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काराकोरम लद्दाख एवं जास्कर ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के अंडमान निकोबार में स्थित नारकोंडम ज्वालामुखी किस प्रकार की है। तो नारकोंडम ज्वालामुखी प्रसुप्त प्रकार की ज्वालामुखी है। जबकि एक और ज्वालामुखी है बैरनदीप, जो कि बंगाल की खाड़ी में है, और यह सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको भी आप याद कीजिएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रसुप्त प्रकार की। अगला क्वेश्चन है मिसिसिपी डेल्टा किसका उदाहरण है। मिसिसिपी डेल्टा किसका उदाहरण है। तो यह अंगुलित या पंचक डेल्टा के उदाहरण है। मिसिसिपी डेल्टा अंगुलित या पंचक डेल्टा के उदाहरण है। जबकि गंगा, ब्रह्मपुत्र और नील नदी चापाकार डेल्टा के उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन पौन द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है। तो भेड़शिला जो है, भेड़शिला यह पौन द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भेड़शिला। जबकि लोएस, छत्रक, सैल और यारडांग, ये सभी पौन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। तो इसका आंसर होगा भेड़शिला। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है। तो कांडला जो गुजरात में है, यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कांडला बंदरगाह। हल्दिया और कोलकाता भी ज्वारीय बंदरगाह का ही उदाहरण है। हल्दिया और कोलकाता भी ज्वारीय बंदरगाह का ही उदाहरण है। और पारादीप, तूतीकोरिन और मुंबई, ये सभी प्राकृतिक बंदरगाह के उदाहरण है। और चेन्नई जो है, चेन्नई भारत का सबसे पुराना कृत्रिम आर्टिफिशियल जो बंदरगाह है। विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। और डॉल्फिन रेंज विशाखापट्टनम में ही स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है थाल घाट किन दो नगरों को आपस में जोड़ती है। तो थाल घाट जो है मुंबई को नासिक से जोड़ती है। इसको याद करने का ट्रिक भी बनाया है मैंने, उसको आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए फ्रेंड्स। उसका ट्रिक है कि मुन्ना खाए थाली में, तो मुन्ना से होगा मुंबई, नास होगा नासिक। मुन्ना खाए थाली में, थाली से होगा थाल घाट। तो थाल घाट मुंबई को नासिक से जोड़ती है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है। तो पश्चिमी घाट की उत्तर से दक्षिण, तो नीलगिरी पहाड़ी सबसे ऊपर है, यह है तमिलनाडु में है। उसके बाद अन्नामलाई पहाड़ी, यह है तमिलनाडु और केरल दोनों में फैला हुआ है। और उसके बाद है इलायची पहाड़ी, यह केरल में है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी पहाड़ी, उसके बाद अन्नामलाई पहाड़ी, और फिर उसके बाद नीचे सबसे इलायची पहाड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शेषाचलम पहाड़ियाँ जो कि भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आती है, किस राज्य में स्थित है। यह आंध्र प्रदेश में, शेषाचलम पहाड़ी आंध्र प्रदेश में। तीसरी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है लिम्बू जनजाति किस राज्य में निवास करती है। लिम्बू जनजाति किस राज्य में निवास करती है। तो यह सिक्किम में निवास करती है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम में। दोस्तों लिम्बू भूटिया और लेप्चा तमांग, ये सभी जनजाति जो सिक्किम में निवास करती है, इसको भी आप लोग याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम लोक अदालत की स्थापना किस राज्य में की गई थी। तो प्रथम लोक अदालत की स्थापना गुजरात में की गई थी। तो इसमें से कोई नहीं, और इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, गुजरात होगा इसका आंसर। तो होगा इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ब्यूटीफुल थिंग्स पुस्तक का लेखक कौन है। तो ब्यूटीफुल थिंग्स पुस्तक का लेखक है हंटर बाइडेन। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी किस देश को वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक में पहला स्थान मिला है। तो यह भारत को वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक में पहला स्थान मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस संस्था ने वैश्विक जल संसाधनों की स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की है।
तो इसका आंसर होगा WMO का फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी WMO। अगला क्वेश्चन है, विकलांग लोगों के कल्याण के लिए दिव्यांग विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस नाम से हाल ही में भोजपुरी का पहला OTT ऐप लॉन्च किया गया है? तो चौपाल नाम से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बहुत टाइम हो गया दोस्तों, चलिए तेजी में देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। मोपा ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? मोपा ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो गोवा में। गोवा में ऑप्शन नहीं, इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पहला G20 फाइनेंस और सेंट्रल बैंक डिप्यूटी मीटिंग का मेजबान कौन सा शहर है? इसका आंसर होगा बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 में फीफा फेयर प्ले देश का अवार्ड निम्न में से किसे मिला है? तो इंग्लैंड को मिला है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को G20 शिखर सम्मेलन के तहत आयोजित होने वाले शहरी विकास और अर्बन 20 इवेंट्स की अध्यक्षता मिली है? तो अहमदाबाद को। दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो जाइए वहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर PDF डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में जातीय गणना की शुरुआत कब से की गई है? तो 7 जनवरी 2023 से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर कहाँ नीलगाय अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा? तो ये करेगा कुंवर सिंह कृषि विश्वविद्यालय डुमराव में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने लिंग पहचान सुधार विधेयक पारित किया है? लिंग परिवर्तन नियमों को आसान बनाया है पारित कर? तो इसका आंसर होगा स्कॉटलैंड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस बॉलीवुड अभिनेता को हाल ही में एम्पायर पत्रिका द्वारा अब तक के 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में शामिल किया गया है? तो शाहरुख खान को, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संतोष कुमार यादव को, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रही 10 सूत्री शांति योजना क्या है? तो यह रूस यूक्रेन युद्ध से संबंधित योजना है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में राज्य में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण लागू करने के लिए एक विधेयक पेश किया है? इसका आंसर होगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा संस्थान एक कथित रैंसमवेयर हमले से 1 सप्ताह से अधिक समय तक हैक रहा है? तो वह है एम्स, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने काशी तमिल संगमम का आयोजन किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस देश के साथ किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा रसायन और उर्वरक मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने भारत के डैश मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया है, ठीक है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने हाल ही में दूसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की बैठक मेजबान की है? किस देश ने? तो इसका आंसर होगा भारत ने, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या है? तो पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम है विक्रम एस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कुंभ पोर्टल लॉन्च किया है? तो भारत के 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वन विभाग द्वारा बिहार के किस जिले में हाथी बचाव केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो बिहार के पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में हाथी बचाव केंद्र स्थापित किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस शहर में भगवान शिव की 111 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? तो बिहार के किस शहर में? तो इसका आंसर होगा सासाराम में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया सासाराम। अगला क्वेश्चन है कि बेस्ट प्लस ऐप का उद्देश्य क्या है? बेस्ट प्लस ऐप का उद्देश्य क्या है? तो सरकारी स्कूलों की निगरानी करना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के नवादा जिले से किसे इफ्को साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नवादा जिले से किसे इफ्को साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो जयनंदन को, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है
कि मिस्र के काहिरा में आयोजित संसदीय सम्मेलन में बिहार के कौन से नेता शामिल हुए हैं? तो बिहार के पश्चिमी चंपारण बेतिया के संजय जायसवाल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्तमान में जून 2022 भारत को कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है? तो वह है रूस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना में कौन प्रस्तावित नहीं था? तो पाकिस्तान का निर्माण प्रस्तावित नहीं था और कैबिनेट मिशन योजना मार्च 1946 में भारत में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था किसने? तो नवाब मीर कासिम ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर नवाब मीर कासिम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गियासुद्दीन ने युद्ध किया था किससे? तो तिरहुत के राजा से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, तिरहुत के राजा से। अगला क्वेश्चन है, बिहार में बीहपुर की घटना का संबंध किससे है? बीहपुर की घटना का संबंध सत्याग्रह के आंदोलन से, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था किसने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो न्यूनतम संख्या होती है 40, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21 से संविधान में जोड़ा है? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। उसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया और यह आर्टिकल 21 में इसको जोड़ा गया। ठीक है, तो ये होगा इसका ऑप्शन नंबर ए 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। अगला क्वेश्चन है कि प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? तो यह 6 माह के लिए प्रथमतः आपात स्थिति घोषणा 6 माह के लिए सीमित की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में मक्का की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादकता निम्न में से किस जिले की है? तो वह है अररिया की, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया, अररिया की। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक दलहन उत्पादन होता है? किस जिले में सबसे अधिक दलहन होता है? तो पटना में है, पटना इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022-23 में उद्योग के लिए कोल गैसिफिकेशन तथा कोयले को रसायन में परिवर्तित करने हेतु कितनी निजी परियोजनाओं को स्थापित करने की योजना है? कितनी निजी परियोजनाओं को स्थापित करने की योजना है? तो 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्ताक्षर से हुई किसी भी आय पर कितने प्रतिशत की दर से कर लिया जाएगा? तो 30% की दर से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया, 30% की दर से। अगला क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनावृत है? दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 7.84% और यह कुल 7380.79 यानी कि 7379.79 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।